आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी मेजर पेपर 5 में आपको न्यूरो डेवलपमेंटल के बारे में भी पढ़ना है। इसके बारे में भी आपको सिलेबस में दिया गया है कि पढ़ना है आपको। तो आज का ये क्लास इसी टॉपिक पे रहेगा। ये कौन सा बीमारी है, इसके कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कितने तरीके होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो मेजर 5 में आपको बस 2 से 3 ही टॉपिक और बच गया है। उतना पढ़ने के बाद आपका मेजर 5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मेजर 6 का क्लास लेकर के आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। पर शुरू करने से पहले एक बात कहना है कि अभी जो आपका साइकोलॉजी का प्रैक्टिस क्लास चल रहा है वो भी चलेगा, साथ ही साथ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उसी में करवा देंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो न्यूरो का मतलब है दिमाग और नसें, और डेवलपमेंटल का मतलब है, एक मिनट, डेवलपमेंटल का मतलब है विकास। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो इसका मतलब है कि विकास में गड़बड़ी, दिमाग के विकास में गड़बड़ी। अगर दिमाग के विकास में गड़बड़ी हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल। ये बीमारी दिमाग के विकास में गड़बड़ी के कारण ही होता है। अब हम इसको भी रीड कर लेते हैं। न्यूरो का क्या मतलब है? न्यूरो का मतलब है दिमाग और नसें, और डेवलपमेंटल का मतलब है विकास। यानी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वे बीमारी है जो बचपन में ही दिमाग के विकास में गड़बड़ी के कारण होता है। तो ये कौन सा बीमारी है? तो ये बीमारी है कि बचपन में ही अगर दिमाग के विकास में गड़बड़ी हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इनका असर बच्चे की पढ़ाई, बोलने, सोचने और समझने और दूसरों के साथ घुलने मिलने की क्षमता पर पड़ता है। इसको आगे भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे पड़ता है और क्या होता है, इस बीमारी की वजह से क्या क्या होता है, आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है रोहन, जो कि 7 साल का है और 2 क्लास में पढ़ता है। टीचर नोटिस करते हैं कि जब बाकी सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जोड़ घटाव कर रहे हैं, तब रोहन को पढ़ने में और जोड़ घटाव करने में दिक्कत हो रहा है। वो उल्टा पुल्टा पढ़ता है, जोड़ घटाव भी समझ नहीं पाता है, और डेली जो घर का काम रहता है जैसे कि जूते के फीते बांधना या समय पर कपड़े पहनकर स्कूल के लिए रेडी होना, वो भी बहुत मुश्किल से कर पाता है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। तो डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर उसका जांच करते हैं। तो जांच से पता चलता है कि उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, जिस वजह से उसको कोई भी काम करने में दिक्कत हो रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहा है। नॉर्मल बच्चों की तरह वो समझ ही नहीं पा रहा, उसको हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है। थोड़ा वो देर से करता है, देर से समझ पाता है। तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि उसका दिमाग सामान्य बच्चों की तरह तेजी से विकसित नहीं हो रहा है। जो सामान्य बच्चों का दिमाग है उसमें और जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो चुका है वो बच्चा, दोनों बच्चा के दिमाग के विकास में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। तो यही मतलब था इसका। तो अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है आपका इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर क्या है? तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर को पहले लोग मानसिक मंदता कहते थे, लेकिन अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अब ये कौन सा बीमारी है? तो इसका मतलब होता है कि बच्चे की बुद्धि स्तर और दैनिक जीवन की क्षमता दोनों कमज़ोर होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। बच्चा का जो IQ लेवल होता है, IQ लेवल मतलब बुद्धि स्तर और दैनिक जीवन की क्षमता दोनों कमज़ोर होता है, उसी बीमारी को हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। तो ये आपको याद रखना है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो इसका एग्जाम्पल है, क्लासरूम में सब बच्चे जोड़ घटाव कर रहे हैं।
टीचर ने पूछा कि 5 + 3 कितना होता है। तो बाकी सारे बच्चे जवाब देते हैं 5 + 3 8 होता है। लेकिन एक बच्चा है अजय। अजय क्या करता है कि वो जवाब नहीं दे पाता है। वो बार बार जोड़ता है कि 5 + 3 कितना होता है, बार बार जोड़ता है वो, लेकिन फिर भी वो जवाब नहीं दे पाता है कि 5 + 3 8 होता है। इसका क्या मतलब है कि अजय की सीखने और समझने का स्तर बाकी बच्चों से धीमा है। मतलब है कि अजय का जो IQ लेवल है, बुद्धि स्तर है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही कम है। इस वजह से वो बाकी बच्चों की तुलना में वो बहुत ही धीरे समझता है और धीरे सीखता है। तो यही मतलब था इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर का कि बुद्धि स्तर और दैनिक जीवन की क्षमता दोनों कमज़ोर हो, उसी को हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ये है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के कितने तरीके होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के 4 टाइप्स के होते हैं। आपका ये जो बीमारी है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, ये आपका 4 तरीके का होता है। तो पहला तरीके है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड मतलब हल्का। तो ये ऐसा बीमारी है जिसको 4 कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला है आपका माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब हल्का। इसका क्या मतलब, बच्चों का IQ लेवल लगभग 50 से 7 होता है। एक मिनट, बच्चों का IQ लेवल लगभग 50 से 70 होता है। ये बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई कर पाते हैं, साधारण जोड़ घटाना, पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जिन बच्चों का IQ लेवल 50 से 70 के बीच है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे पढ़ाई कर पाते हैं, साधारण जोड़ घटाव, पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, जिनका IQ लेवल ये है, ठीक है, सीख पाते हैं। लेकिन बड़े होकर छोटी मोटी नौकरी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा क्लासरूम में बैठा है, बाकी बच्चों से थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन अभ्यास से सीख लेता है। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि IQ लेवल 50 से 7 होता है। वो धीरे धीरे पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, जोड़ घटाव भी कर सकता है, आगे अपने लाइफ में नौकरी भी कर सकता है। मतलब ये बच्चा ऐसा है कि प्रयास करे तो अच्छी खासी नौकरी भी हासिल कर सकता है, अगर IQ लेवल इतना है तो ये हुआ माइल्ड का मतलब। अभी आगे और टाइप्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कौन सा बच्चा कौन का टाइप से क्या कर सकता है, कौन किसके कैटेगरी में रखा गया है। तो दूसरा आपका दिया हुआ है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब मध्यम। माइल्ड था तो उसका मतलब है कि हल्का, और ये है मध्यम, मतलब न ज़्यादा और न कम। बच्चों का जो IQ लेवल होगा वो न ज़्यादा ही होगा और न ज़्यादा कम ही होगा। इसको हम मॉडरेट के कैटेगरी में रखते हैं। तो वो बच्चा जिसका IQ लेवल 35 से 50 के बीच होता है, ये बच्चे थोड़ा पढ़ना लिखना सीखते हैं, लेकिन कठिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मतलब मुश्किल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन के काम कुछ हद तक सीख जाते हैं, पर हमेशा निगरानी चाहिए। तो ये जो बच्चे होते हैं मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, इनका IQ लेवल 30 से 50 होता है, और ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, लेकिन कठिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन के काम में भी कुछ हद तक सीख सकते हैं, लेकिन इनको निगरानी में रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चा गिनती 1 से 10 तक सीख सकता है, लेकिन उससे आगे नहीं। तो क्या होता है कि वो पढ़ना लिखना सीख तो सकता है, लेकिन कठिन वाला नहीं सीख सकता है। 1 से 10 तक सीख सकता है, लेकिन 11 से 20 तक नहीं सीख सकता है। तो इसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि इसका IQ लेवल कम है, इसीलिए इसको मॉडरेट के कैटेगरी में रखा गया है, मतलब मध्यम। अगला टाइप है आपका सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब गंभीर।
गंभीर का क्या मतलब है, इसमें जो इस कैटेगरी में जो भी बच्चा होगा उसका IQ लेवल 20 से 35, मतलब IQ लेवल बच्चा का और घटते जा रहा है। तो जितना IQ लेवल घटते जाएगा वो बच्चा उतने ही दिमाग से कमज़ोर होगा, उतने ही उसको काम करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ये बच्चे बहुमत सीमित चीज़ें ही सीख सकते हैं। अब जिनका IQ लेवल 20 से 35 है वो कुछ ही चीज़ सीख सकते हैं, ज़्यादा वो पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते हैं। जैसे कि बोलना, समझना और खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। हमेशा किसी बड़े की मदद चाहिए होता है, इन बच्चों को हमेशा किसी न किसी बड़े की मदद चाहिए ही होता है। उदाहरण के लिए बच्चा खुद से खाना नहीं खा सकता या साफ सफाई नहीं कर सकता, खुद से खाना भी नहीं खा सकता है ये बच्चा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग का जो IQ लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, दिमाग का विकास उसका उतना हुआ ही नहीं है, तो वो खुद से कहाँ से कुछ कर पाएगा, पढ़ना लिख भी नहीं पाएगा उतने अच्छे से, बहुत ही मुश्किल से कर पाएगा। तो अब हम चौथा कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं कि चौथा कैटेगरी में कौन से बच्चे को रखा गया है। तो चौथा कैटेगरी है आपका प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यंत गंभीर। तो इस कैटेगरी में क्या है कि अत्यंत गंभीर वाले स्टूडेंट को, मतलब बच्चे को रखा गया है। वैसा बच्चा जिसका IQ लेवल 20 से कम होता है, 20 से कम, मतलब आप सोच भी सकते हैं कि जिसका IQ लेवल 20 से कम है वो बच्चा का विकास, दिमाग का विकास किस तरीके का होगा। ये बच्चे लगभग कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। मतलब जिसका 20 से कम IQ लेवल है वो बच्चा कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। बोलना, समझना, चलना फिरना सबके लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा पूरा जीवन परिवार या केयर टेकर पर निर्भर रहता है। तो जिसका IQ लेवल ही 20 है तो आप समझ ही सकते हैं कि इस बच्चे का दिमाग का विकास कितना हुआ होगा। इसके तो दिमाग का विकास उतना हो ही नहीं पाया होगा, तो इसको तो परिवार का सपोर्ट चाहिए ही होगा, केयर टेकर पर ही ये निर्भर रहेगा। न ये पढ़ लिख सकता है, न चलना बोलना, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये था आपका चारों कैटेगरी, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि आपको कुछ ध्यान भी रखना है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर में हल्के से लेकर अत्यंत गंभीर तक 4 प्रकार होते हैं। तो हम चारों प्रकार देख चुके हैं, पहला माइल्ड, फिर दूसरा मॉडरेट, फिर तीसरा सेवियर, फिर चौथा प्रोफाउंड। 4 तरीके का हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर देख चुके हैं। इसमें देखिए ना आपकी कैसे 70 से लेकर के 20 तक का IQ लेवल था, जो कि हर बच्चों का अलग अलग IQ लेवल था। तो कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ पा रहा था, कौन से बच्चे के किस तरीके का दिमाग का विकास था, ये भी आप समझ चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के 4 तरीके होते हैं, 4 प्रकार के इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होता है। हल्के बच्चे वाले पढ़ाई और नौकरी कर सकते हैं, लेकिन गंभीर वाले हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। गंभीर वाले कौन सा बच्चे हैं, उसका नाम क्या था चौथा कैटेगरी का? तो वो उसका नाम था प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर। उसको रखा गया है गंभीर वाले कैटेगरी में। जिनका IQ लेवल 20 से भी कम होता है उनको हम बोलेंगे गंभीर वाले कैटेगरी में रखा जाता है। सही शिक्षा, थेरेपी और परिवार के सहारे इनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर इनको सही शिक्षा दिया जाए, अच्छे से इनका ख्याल रखा जाए, परिवार का प्यार मिले, सपोर्ट मिले, तो इनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। चलिए अब हम इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर के कॉजेज विथ एग्जाम्पल। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, इसका कारण क्या है वो हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कॉजेज का मतलब होता है कारण, कितने कारण की वजह से ये बीमारी होता है। बीमारी नहीं बोलेंगे इसको, एक तरीके से बोलेंगे कि दिमाग का विकास नहीं होता है बचपन में। तो ये जो होता है ये बीमारी नहीं होता है, ये बचपन में दिमाग की विकास न होने की वजह से वो बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो आपका पहला कारण दिया गया है जेनेटिक्स, कारण वंशानुगत। जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं वंशानुगत।
तो जेनेटिक्स का क्या मतलब है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम पिछले 2-3 क्लास में जेनेटिक्स का मतलब बता चुके हैं। फिर भी हम बता देते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि अगर जो चीज़ आपके परिवार में किसी को भी हुआ है, अगर मान लो कोई बीमारी आपके परिवार में है तो वो बीमारी आपको भी होगा, आने वाली पीढ़ी को भी हो सकता है। तो इसी का मतलब होता है जेनेटिक्स। तो अब हम इसका मतलब भी देख लेते हैं। कुछ बीमारियां बच्चों को माता पिता से मिल जाती है, उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का चेहरा थोड़ा अलग दिखते हैं और दिमाग का विकास धीमा रहता है। एग्जाम्पल के लिए रामू के घर में उसके चाचा को भी बचपन से ही पढ़ाई में दिक्कत थी। अब रामू के बेटे को भी डाउन सिंड्रोम है। यह जेनेटिक्स कारण है। क्या हुआ कि उसके घर में रामू के जो चाचा हैं, रामू के चाचा को बचपन में पढ़ाई में दिक्कत होता था, तब वही चीज़ क्या हुआ कि रामू के बेटे को भी हो गया। तो क्या हुआ, ये बीमारी परिवार से ट्रांसफ़र हुआ, तो अब उसके बेटे को भी हो गया। डाउन सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, डाउन सिंड्रोम का मतलब। तो ये था आपका जेनेटिक्स। यह जेनेटिक्स कारण है जो कि आपको परिवार से मिला। कुछ बीमारी आपको परिवार से मिल जाता है। तो ये था आपका पहला कारण। अब दूसरा कारण है गर्भावस्था में समस्या। गर्भावस्था को इंग्लिश में प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है और उस समय माँ को इन्फेक्शन हो जाए, या माँ शराब या नशा करे, या माँ को सही पोषण न मिले, तो बच्चे के दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जब प्रेग्नेंट है तो अच्छे अच्छे फल फूल खाए, प्रार्थना करे, भजन सुने, ये सब बोला जाता है ताकि बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। एग्जाम्पल के लिए सीमा गर्भावस्था में शराब पीती थी। सीमा जिसका एक लेडीज है जिसका नाम है, तो गर्भावस्था में वो क्या करती थी कि वो शराब पीती थी। अब उसके बच्चे को जन्म लग बाद बोलने और समझने में बहुत दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ कि सीमा जब प्रेग्नेंट थी तब वो शराब पीती थी। अब जब उसका बच्चा जन्म ले लिया, तो जन्म लेने के बाद उस बच्चे को धीरे धीरे बोलने और समझने में बहुत ही दिक्कत होने लगा। तो उस टाइम इसको ध्यान रखना चाहिए था, शराब नहीं पीना चाहिए था, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से बच्चे को आगे झेलना पड़ता है। चलिए अब हम अगला कारण देख लेते हैं क्या है। तीसरा कारण है आपका जन्म के समय की समस्या। इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हो जाए, मतलब मान लो कि अगर बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जा रहा है, या जन्म के समय बच्चे को ऑक्सीजन न मिले, या डिलीवरी में कोई चोट लग जाए, या तो दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। अगर मान लीजिए कि बच्चा जन्म से पहले ही पैदा हो जा रहा है, जन्म के समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, या डिलीवरी के समय चोट लग जा रहा है, तो क्या होता है कि दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो रीना का जन्म समय से पहले हुआ और जन्म के समय उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिली। इस कारण वह दूसरे की तुलना में बहुत धीरे धीरे सीख रही है। रीना है जो कि जन्म से पहले ही पैदा हो गई और जन्म के समय उसको उतना ऑक्सीजन ही नहीं मिला, जिस वजह से क्या हुआ कि उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा। इस वजह से वो धीरे धीरे सीख रही है, उसका दिमाग उतना विकास हुआ ही नहीं। इन सब कारण की वजह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिस वजह से उसका दिमाग उतना विकास नहीं हो पाया। ये था आपका तीसरा कारण। अब हम चौथा कारण देखते हैं। बचपन में चोट या बीमारी। बचपन में चोट या बीमारी लग जाए तो ये है आपका चौथा कारण। सिर पर चोट लगना, बहुत तेज बुखार, या किसी गंभीर बीमारी की वजह से दिमाग प्रभावित हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो मोहन खेलते समय ऊंचाई से गिर गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। इसके बाद उसकी
सीखने की क्षमता बहुत कम होगी। दिमाग पर चोट लगा तो जाहिर सा बात है कि कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही। तो उससे क्या हुआ कि उसके सीखने की क्षमता बहुत कम हो गया चोट लगने के कारण। वैसे भी कहा जाता है कि सिर का चोट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये था आपका चौथा कारण। अब हम अगला कारण देखते हैं। पांचवा कारण है आपका एनवायरमेंटल कारण, मतलब पर्यावरण और माहौल। एनवायरमेंटल का मतलब है पर्यावरण। तो इसमें क्या होता है कि बहुत गरीबी, पोषण की कमी, परिवार से ध्यान न मिलना या बचपन में शिक्षा न मिलना भी शिक्षा न मिलना भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बढ़ा सकता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके घर का स्थिति कैसा है कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, पोषण की कमी है हो रहा है आपके घर में, या परिवार से आपको उतना ध्यान सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या बचपन में शिक्षा न मिलना भी, ये सब क्या करते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बढ़ा सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलिए या फिर इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर बोलिए, बात एक ही है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो शिवा बहुत गरीब परिवार में बड़ा हुआ, उसे सही खाना और पढ़ाई नहीं मिला। अब वह अपने कम उम्र बच्चे की तुलना में बहुत पीछे है, उसको ये सब सुविधा मिला ही नहीं, जिस वजह से वो अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे है। तो इन सब वजह से क्या हुआ कि ये सब पोषण नहीं मिलने की वजह से, गरीबी होने की वजह से, परिवार में ध्यान नहीं मिला, उसको शिक्षा नहीं मिला, तो इन सब वजह से क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हुआ। बच्चे पीछे रह गए, बच्चों का विकास उतना नहीं हो पाया। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर एक ही कारण से नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे कि अभी आप 5 कारण पढ़ चुके हैं, तो आप देखें ना कैसे अलग अलग कारण की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हुआ। कुछ बच्चे जन्म से ही लेकर आते हैं, कुछ गर्भावस्था या जन्म के समय की दिक्कत से, या फिर और कुछ बच्चे में चोट, बीमारियां, गरीबी की वजह से। तो ये 5 कारण आप पढ़ चुके हैं जिस वजह से इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी हम आपको बोले थे कि आगे हम समझाएंगे कि डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। तो चलिए, तो डाउन सिंड्रोम का क्या मतलब है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक का मतलब अभी हम आपको समझाएं तो अब हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, आप पीछे वीडियो स्किप करके फिर से देख लीजिए। तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब ये समस्या जन्म से ही होती है और इसका कारण बच्चे के क्रोमोसोम में बदलाव होना है। क्रोमोसोम आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो उसमें आप 10th में भी पढ़े होंगे क्रोमोसोम के बारे में, 11th 12th में भी पढ़े ही होंगे। फिर भी हम क्रोमोसोम का मतलब अभी थोड़ी देर में बता देंगे आपको, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम का क्या मतलब है कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये है इसका कि ये समस्या जन्म से ही होता है और इसका कारण बच्चे के क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होता है। बच्चे के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो क्रोमोसोम में बदलाव अगर आया तो इस वजह से आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो समझेंगे। अगर हम दूसरी भाषा में अगर आपको समझाएं, एकदम आसान भाषा में, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर एक कॉपी मशीन है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ऐसा मतलब ये हम सिर्फ आपको ऐसे मान लेने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉपी मशीन होता ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बस समझा रहे हैं आपको। तो हमारे शरीर के अंदर एक कॉपी मशीन है जो हर बच्चे का शरीर बनाने के लिए एक किताब की कॉपी करती है। इस किताब में बहुत सारे पन्ने होते हैं, इस पन्ने को हम क्रोमोसोम कहते हैं। इस पन्ने को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। सामान्य इंसान के पास 46 पन्ने
46 पन्ने, पन्ने का मतलब है क्रोमोसोम। ये नहीं कि आप एग्जाम में जाकर के लिख दीजिएगा कि हमारे शरीर के अंदर 46 पन्ने होते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। 46 पन्ने नहीं होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। पन्ना तो हम बस आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक इंसान के अंदर या फिर बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होता है। जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होंगे उसके अंदर 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होगा। मतलब कॉपी मशीन ने गलती से एक पन्ना ज़्यादा कॉपी कर दिया। 46 की जगह एक पन्ना ज़्यादा कॉपी हो गया तो 47 हो गया। जो नॉर्मल बच्चा है उसके अंदर 46 होगा, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा है उसके अंदर 47 क्रोमोसोम देखा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें याद रखने वाला क्या बात है कि डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है जो दवा से ठीक हो जाए। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, यह जन्म से ही होता है और जीवन भर रहता है, लेकिन सही प्यार, शिक्षा और सहारा मिलने पर ये बच्चे भी अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। डाउन सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है, ये बस ऐसा होता है कि 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स आ जाता है तो उसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका मतलब बस यही था, इसमें आपको यही ध्यान रखना था। और कुछ और बात आपको इसमें ध्यान रखना है, वो है कि डाउन सिंड्रोम कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह तो जन्म से ही होता है, क्योंकि बच्चे के क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा पेज मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। 46 की जगह 47 आ जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ये बच्चे प्यार और सही शिक्षा से अच्छे जीवन जी सकते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? तो अभी आप पढ़े कि नॉर्मल बच्चों के अंदर 46 होता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर 47 क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम का मतलब क्या है? तो क्रोमोसोम मतलब है कि हमारे शरीर की हर सेल का मतलब होता है कोशिका, हर कोशिका में डीएनए होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए होता है। डीएनए हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट है। इससे तय होता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे बढ़ेंगे, ये सब डीएनए बताता है। जब भी हमको पता लगाना होता है कि ये बच्चा किसका है, इसके माता पिता कौन है, तो क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करवाते हैं ना, उसी से पता चल जाता है। तो डीएनए का यही मतलब है। डीएनए छोटे छोटे पैकेट्स में होता है जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम किसको कहते हैं समझ में आ गया आपको? सामान्य इंसान के पास 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम का मतलब है 23 पेयर्स में ये होता है, मतलब 23 जोड़े में होता है। अगर मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों मिलाकर के हो गया एक क्रोमोसोम। अगर हम इसको एक बोलेंगे तो ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। ये दोनों मिलाकर के ये एक पेयर बनाया है। पेयर मतलब क्या बोलते हैं? जोड़ा। एक जोड़ा बनाया है ये और एक जोड़ा बनाया है ये। तो ये दोनों जोड़ों को मिलाकर इसको बोलेंगे हम एक और इसको बोलेंगे दो। तो ये एक क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम। तो ऐसा 23 क्रोमोसोम का जोड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें इसका, तो ऐसा 46 क्रोमोसोम है। आपको समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? तो डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। अभी हम आपको बताएं कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे के अंदर 46 की जगह 47 क्रोमोसोम होता है। सामान्य तौर पर 21 नंबर के क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में ये 3 कॉपी होती है। होता क्या है कि आपको मान लीजिए ये 21 मिनट कि मान लीजिए कि ये जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है इसका 2 कॉपी होता है, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं उसके अंदर क्या होता है कि इसका 3 कॉपी आ जाता है, जिस वजह से इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। 3 कॉपी आ जाने की वजह से हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। मतलब 2 ही क्रोमोसोम होता था, लेकिन
तीसरा क्रोमोसोम भी आ गया। तो 21 नंबर का 3-3 क्रोमोसोम आ गया, इसका 3-3 कॉपी आया, 3 कॉपी आया, तो इसी को हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। तो इसी वजह से आपको डाउन सिंड्रोम हो जाता है, 2 की जगह 3-3 कॉपी आ जाता है 21 नंबर के क्रोमोसोम की। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, शायद इतना ही है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो को शेयर भी करें, और अगले टॉपिक में हम अगला टॉपिक का लेकर के आएंगे, ताकि आपका जल्द से जल्द मेजर 5 कंप्लीट हो जाए। फिर आपका मेजर 5 के बाद मेजर 6 भी पढ़ना है, और प्रैक्टिस क्लास भी चलता रहेगा। तो बस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें।